दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेजी साहित्य ने तर्क से भावना की ओर कैसे रुख किया। दोस्तों, इसी पॉइंट पे ये सेशन डेडिकेटेड है। हर एक चीज़ को आप समझेंगे इस सेशन में। दोस्तों, इंग्लिश विद दिलीप सर आपके बीपीएससी टीआरई 4 के तैयारी के लिए एक भरोसेमंद चैनल है। इस चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे द एज ऑफ सेंसिबिलिटी के बारे में, एक ऐसा युग जिसने साहित्य को पूरी तरह से बदल डाला। दोस्तों, इस एज का टाइमलाइन की बात करें तो ये दोस्तों शुरू होता है आपका 1745 में और इसकी समाप्ति होती है 1798 में। दोस्तों, यहाँ पे आपका अगस्तन एज समाप्त होती है, तो ये शुरू होता है। और इसके बाद जो दोस्तों जो एज आता है वो दोस्तों एज है आपका रोमांटिक एज। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी कवर्स द मिड टू लेट 18th सेंचुरी। दोस्तों, 18th सेंचुरी के मध्य में इस एज की शुरुआत होती है। इट इज द ब्रिज बिटवीन न्यू क्लासिज्म, लॉजिक एंड रोमांटिसिज्म इमोशन। दोस्तों, इसलिए इस एज को ट्रांजिशन काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय जो राइटिंग्स थे ना, वो जो लॉजिक था, जो रियलिज्म था, यहाँ से शिफ्ट करके इमोशन पे आधारित होने लगा। इसीलिए दोस्तों इसको कभी कभी प्री रोमांटिक एज के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी क्या है। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी रिफर्स टू द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, रफली बिटवीन 1745 एंड 1798। 1745 से 1798 के बीच को समय को दोस्तों द एज ऑफ सेंसिबिलिटी के रूप में जाना जाता है। इट कैम आफ्टर द न्यू क्लासिकल एज एंड जस्ट बिफोर द रोमांटिक पीरियड। दोस्तों, ये न्यू क्लासिकल एज के बाद आता है और बिल्कुल रोमांटिक एज से पहले। ऑल्सो नॉन एज द प्री रोमांटिक्स एरा, इसलिए दोस्तों इसको प्री रोमांटिक एरा के नाम से भी जाना जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स अ ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन इमोशन, नेचर एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। दोस्तों, यह जो युग है ना, इसमें जो आपका एक नई काव्य शैली की विकास हो रही थी, जिसमें जोर डाला गया भावना को, प्रकृति को और व्यक्तिगत अनुभवों को। दिस एज वाज डोमिनेटेड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। दोस्तों, इस एज के जो सबसे महत्वपूर्ण लिटरेरी फिगर थे उनका नाम था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। सो इट इज ऑल्सो नॉन एज द एज ऑफ जॉनसन। इसलिए कभी कभी दोस्तों इस एज को हम द एज ऑफ जॉनसन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ दिस एज। दिस पीरियड विटनेस्ड सिग्निफिकेंट चेंजेज। ये जो काल रहा दोस्तों बहुत से महत्वपूर्ण बदलावों का साक्षी रहा, खास करके पॉलिटिकल, सोशली एंड इंटेलेक्चुअली। द इनलाइटमेंट हैड ऑलरेडी पॉपुलराइज्ड रीजन एंड लॉजिक। दोस्तों, जो इनलाइटमेंट एरा था उसमें आपको लॉजिक और रीजन को काफी प्रसिद्धि मिली थी। बट नाउ राइटर्स बिगन एक्सप्लोरिंग इमोशंस, इनिशिएशंस एंड द ह्यूमन हार्ट। लेकिन अब जो राइटर्स थे अपने रचनाओं में इमोशंस को ज्यादा तवज्जो देने लगे। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज स्टारिंग। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। देयर वाज अ राइजिंग मिडिल क्लास विथ न्यू टेस्ट्स एंड वैल्यूज। और मध्य वर्ग का उदय तर्कवाद पर सवाल करते हुए होता है, एक नए वैल्यू के साथ, एक नए विचारधारा के साथ। लिटरेचर बिगन टू रिफ्लेक्ट डीपर साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल करेंट्स। और जो उस समय के दोस्तों साहित्य थे वह भावना को ज़्यादा एक्सप्रेस करने लगे। दोस्तों, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस एज की एक विशेषता रही द राइज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म। और राइटर्स टर्न टुवर्ड्स फीलिंग, मोरालिटी एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे दोस्तों उसको जरूर आप नोट करते चलिएगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एज। इस एज की जो साहित्य थी उसकी विशेषता क्या थी। द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड मूव्स अवे फ्रॉम स्ट्रिक्ट रीजन। दोस्तों, जो आप इसके पहले वाले काल में देख रहे थे कि जो भी साहित्य थे, जो भी रचनाएं होती थी वो तर्क पे लिखी जाती थी, इमोशंस का कोई स्थान नहीं होता था। लेकिन इस एज में आप देखते हैं कि राइटर यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। राइटर्स बिगन वैल्यूइंग सेंसिबिलिटी, द कैपेसिटी टू फील डीपली। वी सी अ ग्रोइंग फैसिनेशन विथ मेलनकॉली, सॉलिट्यूड एंड द मिस्ट्रियस। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग दुखांत, एकांतवाद
और रसमयी रचनाओं को करने में रुचि दिखाते हैं। दिस एरा ऑल्सो गैव राइज टू द गोथिक नोवेल। दोस्तों इस एज को राइज ऑफ गोथिक नोवेल के लिए भी हम जानते हैं, विथ इट्स हाउंटेड कास्टल्स एंड डार्क सेक्रेट्स रिफ्लेक्टिंग द इमोशनल इंटेंसिटी ऑफ द टाइम। तो दोस्तों मोटे सब तौर पे हम कहें तो इम्फेसिस ऑन इमोशन एंड फीलिंग, राइज ऑफ गोथिक नोवेल, इंटरेस्ट इन नेचर एंड द सबलाइम, फोकस ऑन इंडिविजुअल्स इनर लाइफ और मोरल एंड सोशल क्रिटिक। तो दोस्तों आपके परीक्षा में इस पॉइंट से ऑप्शन में सवाल रह सकते हैं, मतलब जो आपका जो प्रश्न बनेंगे दोस्तों वहाँ पे ऑप्शन रह सकते हैं, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे इस एज के मेजर राइटर्स और उनके रचनाओं को। तो जो भी यहाँ पे राइटर्स आपके सामने डिस्कस किए गए हैं, इनके महत्वपूर्ण जो वर्क्स है दोस्तों उसका यहाँ पे नाम लिखा गया है, उनको आप एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला नाम है सैमुअल जॉनसन, तो यहाँ पे जो इनकी रचना है द लाइव्स ऑफ द पोएट्स, रसाल्स, थॉमस ग्रे, इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, विलियम कॉलिंस, ओड टू इवनिंग, जेम्स मैकप्रॉस, एडमंड बर्क, अ फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू द सबलाइम एंड ब्यूटीफुल, और अर्ली गोथिक नॉवलिस्ट होरास वाल्पोल, द कास्टल ऑफ ओटांटो और एन रेडक्लिफ। सैमुअल जॉनसन, though rooted in neoclassicism, represents the intellectual core of this age. Poets like Thomas Gray and William Collins emerged melancholy and nature, laying groundwork for romantics. दोस्तों ये जो आपके थॉमस ग्रे हैं और विलियम कॉलिंस हैं, ये लोग अपनी रचनाओं के माध्यम से रोमांटिक्स के लिए एक प्लेग्राउंड मतलब एक बेस तैयार कर देते हैं, जो उन्हें आगे काफ़ी मदद मिलता है। होरास वाल्पोल्स, द कास्टल ऑफ ओट्रांटो लॉन्च द गोथिक ट्रेडिशन विच वुड फ्लोरिश इन द 19th century. इट पेव्ड द वे फॉर लेटर रोमांटिक वर्क्स। दोस्तों अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस एंड ट्रांजिशन टू रोमांटिसिज्म। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी इज क्रूशियल बिकॉज इट मार्क्स अ शिफ्ट। दोस्तों यह एज काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी निर्णायक है, क्योंकि यह एक शिफ्ट को शो करता है, एक बदलाव को चिन्हित करता है। इट क्वेश्चंस, यह प्रश्न करता है रेशनलिज्म एंड ओपन्स डोर टू इमेजिनेशन, इमोशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आइडियाज दैट द रोमांटिक्स वुड फुली embrace. It is like a bridge carrying literature from the head of to the heart. दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे एक पोएट्स ग्रुप जिसका नाम है द ग्रेवयार्ड पोएट्स। द ग्रेवयार्ड पोएट्स ऑल्सो नॉन एज द चर्चयार्ड पोएट्स हु वर अ ग्रुप ऑफ राइटर्स इन इंग्लिश ड्यूरिंग द 18th century. दोस्तों द ग्रेवयार्ड पोएट्स 18वीं शताब्दी के दौरान लेखकों का एक ग्रुप था जिसको चर्चयार्ड पोएट्स के नाम से भी जाना जाता है। Their writings can be characterized by the meditations on the death and afterlife. मतलब इनकी जो रचनाएं हैं वो मृत्यु पर होती थी या मृत्यु के बाद क्या है उसके बारे में होती थी। दोस्तों इस ग्रुप के जो मेन पोएट है उनका नाम आप यहाँ पे लिखा गया है, ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल दोस्तों आपके परीक्षा में बन सकते हैं। जैसे थॉमस पार्नेल्स, रॉबर्ट ब्लेयर्स, एडवर्ड यॉन्ग्स और थॉमस ग्रे। दोस्तों इनकी एक एक रचना का यहाँ पे हम जिक्र किए हैं, जैसे थॉमस पार्नेल्स का नाइट पीस ऑन डेथ, फिर है आपका रॉबर्ट ब्लेयर का द ग्रेव, और एडवर्ड यंग का नाइट थॉट्स, और थॉमस ग्रे का एन इलेजी रिटन ऑन अ कंट्री चर्चयार्ड जो 1751 में आया था। दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों गोथिक लिटरेचर की बात करें तो एक ऐसी पोइट्री या प्रोज होता है जो डील्स विथ, जो संबंधित होता है मृत्यु या सुपरनेचुरल एलिमेंट्स या सौरो या फियर या लॉस विषय से संबंधित होता है। एक ऐसी रचना जिसका सब्जेक्ट मैटर ये चीज़ें हो, तो दोस्तों उससे हम गोथिक नोवेल के रूप में जानते हैं। आगे के सेशन में हम लोग गोथिक नोवेल को डिटेल समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हाँ कमेंट में बताएं कि इस युग का आपका पसंदीदा लेखक कौन है। Thank you for watching this video till the end.